आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रंगमंच और फिल्म अभिनेत्री गीतांजलि कुलकर्णी से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का भाग दूसरा और अंतिम। दोस्तों, आज के मेहमान में हम अभिनय के क्षेत्र से जुड़ी हुई कलाकार गीतांजलि कुलकर्णी से बातचीत कर रहे हैं। एक लंबी यात्रा इन्होंने तय की है, तो इनसे बातचीत और भी करते हैं और इनके बारे में और भी जानकारी इन्हीं से हासिल करते हैं और ये बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। तो आपके जीवन साथी की ओर आते हैं कि कैसे मुलाकात हुई, और दोस्तों को आप ही पूरा नाम बता दें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अतुल कुलकर्णी है उनका नाम, जो मेरे हस्बैंड है, वो भी एक्टर है। और हमारी मुलाकात नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुई। एनएसडी खुद एक आइलैंड है, तो आप, मैं जैसे कि बताया कि सुबह 8 से लेकर रात को 8 तक आप काम करते हो, तो अपनी क्लास में अलग अलग लोग होते हैं, तो शाम को आपको लगता है कि कोई और मिले ना, और लोगों से आप मिलो। तो हमारा एक ग्रुप था जो एनएसडी के ही लोग थे हम, लेकिन हम सब मराठी भाषी थे। तो आप जब आपके घर से दूर जाते हो तो आप सब एक हो जाते हो, ऐसा हो गया था। तो हम सब 8 बजे के बाद आफ्टर डिनर मिलते थे और कुछ मराठी साहित्य पढ़ते थे। तब हमारी मुलाकात हुई, और तब मतलब अतुल की जो क्वालिटीज़ हैं कि वो सबको, ही वॉज द पर्सन हु इज़ टू लीड अस, कि चलो चलते हैं, कॉफ़ी पीने जाते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। तो वो बात उनकी बहुत अच्छी लगी मुझे, और उस तरह प्यार हो गया। तो ये अच्छा लगा कि कुछ पढ़ते हैं, लेकिन एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है अतुल कुलकर्णी जी की। हाँ, तब एक्टिंग के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि तब एक्चुअली नाटक हम जो करते थे तो उसमें काम तो वो अच्छा ही करते थे हमेशा, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे उनकी जो बाकी की क्वालिटीज़ थी ना, जो सबको वो साथ लेके चलते थे। हमारा जो ग्रुप था उसमें एक मतलब ही हैड अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर, एंड विच आई रियली लाइक्ड अ लॉट, क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसे ये जो क्वालिटीज़ शायद मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं बहुत तब, अभी तो काफ़ी मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन तब मैं बहुत डरती थी। क्योंकि आई वाज जस्ट 20 years old, और यहाँ से दिल्ली जाना। हाँ, और मैंने जैसे बताया कि मैं घर वालों से झगड़ा करके गई थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। तब ही गाइडेड मी अ लॉट, और उनकी बहुत मदद हुई मुझे। वो काफ़ी मेरे से 8 साल बड़े हैं। अच्छा। तो उसके वजह से हाँ, एक मुझे लगता है मे बी आई वाज सीइंग अ फादर फिगर सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो ही हेल्प मी अ लॉट, एंड ऑफ कोर्स ही गाइडेड मी अ लॉट। ही वाज बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे से ज़्यादा, तो उन्होंने एनएसडी में मुझे बहुत एक्टिंग के भी बहुत अच्छे लेसन्स दिए। इन द सेंस वो मेरे स्पीच पे काम करते थे, मुझे बताते थे कि किस तरह वॉइस पे काम करना है। तो मुझे उन्होंने बहुत ही मदद की एनएसडी में। तो उसके वजह से आपको एक जो आपका बंधन बन जाता है, वो वहीं पे हो गया था। क्या बात है। यहाँ पर फिर से घर वालों की बात हो रही है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि गीतांजलि, आप कहाँ से हैं? मैं बम्बई से हूँ, और मेरी परवरिश पूरी पवई में हुई, आईआईटी पवई में। वहीं पे स्कूलिंग हुई, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी हूँ। फिर बाद में रुइया कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स में, और फिर बाद में मैं 20 साल की थी तब मैं एनएसडी चली गई। अच्छा, ये तो हो गई कि आपने कहा कि अतुल कुलकर्णी जी आपको गाइड करते थे, लेकिन जब पति बन जाते हैं और तब गाइड करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर कैसे? अब झगड़ती हूँ। वही कि हम बहुत ही अलग किस्म के इंसान हैं अभी, मतलब, लेकिन थैंकफुली ये हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है 3 सालों में, और उसके बाद भी। तो अगर भी हम, नॉट नेसेसरीली ऐसा नहीं है कि वो जो कहते हैं उसको मैं मानती हूँ, या मैं जो कहती हूँ उसको वो मानते हैं, और अच्छा हेल्दी डिस्कशन होता है, झगड़े भी काफ़ी होते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक गीत सुन लेते हैं ना। हाँ, चाहे झगड़े वाला आप सुन लें, चाहे कोई रोमांटिक गाना आप फरमाइश कर दें। क्या याद आ रहा है आपको, या आपने अतुल जी के साथ कुछ गाना वाना गाया होगा? अतुल बिल्कुल नहीं गाते हैं। लेकिन अतुल को एक ही गाना आता है जो ठीक ठाक गा लेते हैं, वो हम सुन सकते हैं। वो है बालिका बधू का गाना, ये नदिया। क्या बात है। मुझे लगता है जिनको गाना नहीं आता है वो सब लोग यही गाना गाते हैं। सीधा साधा सरल सा गाना। तो अभी तो आप एक लाइन गाएंगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना। गीतांजलि जी, झगड़े की बात हो रही थी, तो एक्टिंग को लेकर खास तौर से कभी कुछ होता है कि हमारी बेहतर है, या तुमने वहाँ अच्छा नहीं किया, वहाँ ऐसा करना चाहिए? अब कभी बहुत होता है ऐसा। वो मराठी में एक सेइंग है, निंदकाचे घर असावे शेजारी, यानी जो निंदक है उसका घर बगल में होना चाहिए। हमने घर में ही निंदक रखे हुए हैं।
हम दोनों एक दूसरे को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा। और आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड। मुझे लगता है कि क्योंकि अपने लोग ही अगर अपने को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो एक अतुल ने मतलब मुझे एक चीज़ बताई थी जब मैंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि अगर पीठ भी हो कैमरा के तभी भी कैरेक्टर नहीं छोड़ना है। तो ये उन्होंने जो बात की थी वो आज तक मुझे याद है। क्या बात है। या मैंने भी उनको कहा था नटरंग, तो नटरंग करते समय वो जो एक बॉडी बिल्डर होता है वो एक पैंजी कैरेक्टर बन जाता है। तो मैंने उनको कहा था कि अगर आप जब पैंजी कैरेक्टर कर रहे हो तो अतुल इज ना वेरी क्या कहते हैं ना, मैस्कुलिनिटी बहुत है जी, उनमें। तो मैं टफ उनको हाँ दिखते टफ हैं। है। तो मैंने कहा कि वो एक जो क्या कहते हैं वो एक फेमिनाइन जो चीज़ है वो अंदर रखना जब आप जी। पैंजी कैरेक्टर करते हो, जो मन में रखना वो, हम्म। क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो या आप खुद को वो एक मतलब एक हाँ, वो चेहरे पर है उनके, हाँ, तो व्यक्तित्व आप में है वो पूरा। करना। एंड आई थिंक ही डिड इट वेरी वेल इन नटरंग, जी। क्योंकि वो जो फेमिनाइन क्वालिटी वो उन्होंने लाई अपने मुश्किल काम है सोल में। लेकिन। हाँ, और वो पैंजी कैरेक्टर में इस समय वो करते समय बहुत ही मतलब मैंने जब देखा तो मुझे मतलब आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ना एज इफ कि he has shed off all his clothes and he is standing like that, he is so vulnerable। तो बहुत ही सुंदर कैरेक्टर निभाया है उन्होंने नटरंग में। नटरंग एक मराठी फिल्म है जो तमाशा ये जो आर्ट फॉर्म है उसके ऊपर आधारित है, उसकी कहानी है। उसमें एक नाचा करके कैरेक्टर होता है जो पैंजी कैरेक्टर होता है, जी। उसके लाइफ में क्या क्या होता है उसके बारे में वो कहानी है। बहुत ही सुंदर फिल्म है और बहुत हिट उसको फिल्म है। बहुत अवार्ड्स मिले उस जी। फिल्म को, बहुत बॉक्स ऑफिस पे बहुत हिट हुई। लोगों को आज भी 10-15 साल हुए हैं उस फिल्म को जी, जी। मतलब रिलीज हुए, तभी भी आज भी लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि निंदक नियरे राखिए तो कहते ही हैं, तो चलिए आपने घर में रखा है, लेकिन निंदक जो सही मायने में कहा गया है कि हाँ क्यों रखा जाए, वो सार्थक है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आमतौर पर वो फिर वो झगड़े में ही तब्दील हो जाती हैं चीज़ें। फिल्मों की बात करें तो फिल्म कैसे मिली और कैसा लगा आपको करने के बाद? पहले तो मिली कैसे, कैसे आप फिल्मों में आई? एक्चुअली मैंने ये तय किया था कि मैं फिल्में नहीं करना चाहती हूँ, जी। क्योंकि मुझे समहाउ लगा कि बहुत मुश्किल है उस माध्यम में जाना, और नाटक मुझे ज़्यादा नज़दीक लगता था जी, मेरे। जी। आज भी वैसे ही वैसे कहा जाए तो, लेकिन फॉर्चुनेटली मिल गई एक फिल्म जो कोर्ट नाम की फिल्म है, और उसका जो प्रोसेस था वो बहुत अलग था। चैतन्य ताम्हाणे जो हमारे राइटर डायरेक्टर थे, उन्होंने 6 महीने उसके वर्कशॉप्स लिए। अच्छा। सिलेक्शन प्रोसेस भी 6 महीने चला, और उसके बाद हमको उन्होंने फाइनल किया। तो एक मेरे लिए फिल्म स्कूल ही था वो, जिस तरह से उन्होंने सिलेक्शन किया उसमें ही 6 महीने गए। और उसके बाद जब शूटिंग की तभी भी वो बहुत टेक्स लेते थे, 20-25 टेक्स लेते थे, ताकि वो जो कहानी है उसका जो किरदार है वो जो बताना चाहते हैं, जो कोर्ट में क्या होता है, अगर आप कोर्ट में जाएं तो आपको दिखेगा कि ऐसे लगता है कि सालों साल वो केस चल रही है, जी। कुछ मतलब हो ही नहीं रहा है। तो वो फीलिंग उनको लाना था, और उसके लिए उन्होंने ये सब जो अलग अलग तरीके हैं उस तरीके से शूट किया, हमको वैसे ट्रेन किया। उस वजह से वो फिल्म मुझे मिली, क्योंकि मेरे पास, मैंने जो कहा कि थिएटर के कारण मेरे में बहुत पेशेंस है, तो वो जो पेशेंस था वो मैंने दिखाया, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं थी। और मुझे ये पता चल गया था अगेन कि वो कहानी मुझे बतानी है, क्योंकि वो ऐसे एक रिबेल पोएट के बारे में कहानी है जिसको अरेस्ट किया जाता है, उसको जो बेल नहीं मिलती, तो वो कहानी है, तो बहुत पावरफुल कहानी है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये कहानी मुझे बतानी है और मुझे इसका हिस्सा होना है, और कितना भी समय लगे मैं ऑडिशंस दूंगी, वर्कशॉप्स करूंगी। ये सब जो 1.5 साल मैंने दिए उसको, उस प्रोसेस के लिए, उसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि वो फिल्म सराही गई। आज तक उसका नाम लिया जाता है। आज भी मैं किसी भी सेट पे जाती हूँ तो कहते हैं कि मैम आपका जो कोर्ट में काम है वो इतना बढ़िया है, क्या फिल्म है, हमने इतना सीखा है उस फिल्म से। उसको मतलब सब अवार्ड्स मिले, नेशनल अवार्ड मिला वेनिस में, वेनिस इंटरनेशनल फेस्टिवल में बहुत सालों के बाद, मतलब मीरा नायर के मॉनसून वेडिंग के बाद पहली बार अवार्ड मिला। ये सब अवार्ड्स मिले, ऑलमोस्ट 35 इंटरनेशनल अवार्ड्स। उसके वजह से मुझे भी बहुत रिकग्निशन मिला एज एन एक्टर। और उसके बाद जो मेरे हिस्से फिल्में आई या कहानियाँ, जो सीरीज़ आई,
वो उसी स्टैंडर्ड की आई मैं Standard कहूँगी, की क्योंकि आई। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि उस तरह के लोग ही मेरा काम देखते रहे थे जी। और मैं बहुत खुश हूँ इससे कि ऐसे लोगों ने मेरा काम देखा और ऐसी कहानियाँ मुझे आ रही है, जैसे कि गुल्लक है। जी जी। मैंने उसके बाद फिल्में की, मुक्ति भवन नाम की फिल्म की, वो भी वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गई थी। सर नाम की फिल्म की जो कान में गई थी। जी। तो ये सब फिल्में मेरे हिस्से कोर्ट के वजह से ही आई और गुल्लक भी उसी वजह से आया। कोर्ट के वजह से मुझे पहली बार फिल्म फेयर मिला मराठी, तो वो मुझे बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स चॉइस का मिला था पहली बार, तो वो बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए। फिर आपको ये नहीं लगा कि कॉमर्शियल फिल्मों में आए हम ज़्यादा, और जैसे कहते हैं ना लाइन लग जाए फिल्मों की जब आपने इतनी अच्छी एक्टिंग की और जितना कोर्ट की वजह से लोग पहचानते हैं आपको, या काम भी ज़बरदस्त, जाहिर है जब आपने इतनी मेहनत की तो परिणाम अच्छा ही आया और इतने अवार्ड्स मिले, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि हमको वहाँ आना चाहिए? मुझे यही लगता है कि क्या हो जाता है कि आप ये क्षेत्र ही ऐसा है कि इसमें आपको, जो बाहर के लोगों को या देखने वालों को लगता है कि किसी को फट से कुछ मिल जाता है, ऐसा नहीं होता। जी। बहुत काम करना पड़ता है। मतलब कोर्ट के कारण जो मेरे हिस्से में फिल्में आई वो उसी तरह की थी, और 4 साल के बाद मुझे गुल्लक मिला और मुझे तभी ऐसे ही लगा था कि मुझे बहुत अलग अलग किस्म के रोल्स या अलग अलग किस्म के फिल्में मिलेंगी, लेकिन नहीं हुआ वैसे। बहुत टाइम लगा, 4 साल के बाद गुल्लक मिला और उसके बीच में काफ़ी समय गया। थैंकफुली मैं पिया बेरुपिया कर रही थी, तो मेरे बहुत सारे शोज थे, तो मैं अटकी हुई नहीं थी। हाँ। मैं व्यस्त थी, मैं पूरे दुनिया में घूम रही थी पिया बेरुपिया के साथ, तो मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी, तो इसलिए मैं खुश थी। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत एक्टर्स को ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है कि जब आपका अगर एक काम सक्सेसफुल भी हुआ तो ऐसा नहीं होता है कि वो सक्सेस होने के, हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस क्षेत्र में ये पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और सक्सेस के बाद हमेशा सक्सेस ही मिलेगा ऐसा नहीं है। अगर आप हार गया, अगर आपको कुछ नहीं मिला या आपका अनसक्सेसफुल हो जाए कोई प्रोजेक्ट, तो ऐसा भी नहीं कि उसके वजह से कुछ बर्बाद हो गया है या दरवाजे बंद हो गए, ऐसा भी नहीं है। एक बहुत अच्छा ये है कि दिस टू शैल पास। तो हर एक पड़ाव आता है, वो चला जाता है, फिर दूसरा पड़ाव आता है, तो आपको वो करते रहना चाहिए। ये ऐसी कला है जिस आपको टेनेसिटी होनी चाहिए आप में, आपको काम करते रहना चाहिए और प्रोसेस का जो मज़ा है वो लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा ये आपके हाथ में नहीं है। अगर बहुत अच्छी फिल्में बनाई हुई हैं लोगों ने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही है, जैसे कागज़ के फूल। आज हम कागज़ के फूल को बहुत रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन उस वक्त वो एक फ्लॉप फिल्म थी। तो ऐसा ही होता है। विंसेंट वैन गॉग की एक भी पेंटिंग बिकी नहीं जब वो जिंदा थे, उसके बाद बिकी। तो ये कलाकार की जिंदगी ही है, ऐसे ही है। तीसरी कसम भी पहली बार बहुत हिट नहीं थी। एब्सोल्युटली, उसमें तो उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया शैलेंद्र जी का। तो ये ऐसे ही है। तो मुझे लगता है जब आप ये स्वीकार करते हो, कलाकार की जिंदगी स्वीकार करते हो, तो आपको ये भी स्वीकार करना चाहिए कि इसमें कुछ भी हो सकता है, और आपको मजा आना चाहिए उस काम का। मुझे क्या मिल रहा है एज अ पर्सन, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या सीख रहे हो, आपको क्या दिख रहा है, आपके जो इमेजिनेशन को कैसे बहुत स्कोप मिल रहा है। सीखने की बात आप कर रही हैं, तो मराठी भाषी होने के बाद हिंदी इतना अच्छा बोल लेती हैं, उसके लिए आपने क्या किया? इसका पूरा क्रेडिट जाता है एक तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ पे हमारी डिक्शन की क्लासेस होती थी। हमारे क्लासमेट्स जो काफ़ी हिंदी भाषी थे, उनसे बात करने की वजह से वो जो साउंड होता है वो फेमिलियर था। और तीसरी बहुत ही गुल्लक के वजह से जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने ये कोशिश की थी कि कोर्ट के बाद मुझे मराठी बैकग्राउंड की जो किरदार है वो ना मिले, या मिले तो भी मैं ना कहूँ, वो उतनी मैं ताकत अपने में पैदा करने की कोशिश कर रही थी। एंड थैंकफुली गुल्लक मुझे ऑफर हुई, और तब मैंने निखिल जो हमारे उस समय के राइटर थे फर्स्ट सीजन के, बाकायदा उनके रिकॉर्डिंग्स में लेती थी, मैं उनको फॉलो करती थी, मेरे रिकॉर्डिंग्स उनको भेजती थी और वो बोलते थे कि नहीं इसमें ये एक्सेंट सही नहीं आ रहा है, इसमें ये एक्सेंट सही नहीं आ रहा है। एंड 10 दिन रिहर्सल की मैंने, और तब जब उन्होंने कहा कि हाँ अभी नाउ वी आर सेटिस्फाइड, कि हमको नहीं लग रहा, क्योंकि गुल्लक में एक पर्टिकुलर एक्सेंट भी है, ऐसा नहीं है कि जैसे ताजमहल 1989 मैंने की है, वो लखनऊ की ही है सरिता जो है, लेकिन उसमें एक्सेंट नहीं है, खड़ी हिंदी है, लेकिन गुल्लक में एक एक्सेंट है और एक स्टाइल है बोलने का जो बहुत ज़रूरी है उस पात्र के लिए, उसका जो फ्लेवर है वो आने के लिए। तो वो मैंने प्रैक्टिस करके किया, और गुल्लक की वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें वो बताते हैं कि हमको लगा ही नहीं कि आप महाराष्ट्र क्योंकि
लोगों ने देखा और कि कौन है ये एक्टर, फिर ढूंढा, फिर गीतांजलि कुलकर्णी, कुलकर्णी नाम तो हिंदी भाषी का नहीं लगता है, फिर उन्होंने सर्च किया, अरे ये महाराष्ट्रियन जी। तो इतने मैसेजेस आज भी आते हैं और मुझे इतनी खुशी होती है इस बात की, क्योंकि मेरे जो आइडियल्स रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि पैरेलल सिनेमा मैंने जब देखा कि मैंने नसीर जी को देखा है कथा सही परांज पे की जो फिल्म है उसमें मराठी पात्र करते हुए, या मैंने स्मिता पाटिल को देखा है गुजराती जो मिर्च मसाला में उनका पात्र। तो ऐसे मैंने फिल्में देखी हैं, ऐसे एक्टर्स को देखा, तो मेरे आइडियल्स वो हैं, तो मैं वैसे बनना चाहती हूँ, मैं वैसा काम करना चाहती हूँ। सीखने का जो जज्बा है आपका वो काबिल तारीफ है, वाकई बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी जगहों पर शूटिंग होती है, तो परिवार में कैसे सामंजस्य स्थापित करती हैं? आपने जैसे बताया कि 365 दिन प्ले कर रहे हैं, या 10 साल तक आपने पिया बहुरूपिया किया, तो कैसे सामंजस्य स्थापित करती हैं? एक तो मैंने जैसे कहा अतुल भी एक्टर है, तो उसका तो फ़ायदा होता ही है कि हम दोनों समझते हैं हम एक दूसरे को के प्रोफेशन के बारे में। दूसरी बात यह है कि हमारे जो परिवार है वो भी अब समझ चुके हैं कि इनका व्यवसाय ऐसे ही है, तो इनको जाना पड़ेगा बाहर। और एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है थैंकफुली, जो हमारे घर में जो कुक हैं, जो हमारा घर संभालते हैं, वो मेरे साथ पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से है मैं कहूँगी। तो हमारा एक वो पूरा एक सेटअप बन गया है, जिसकी वजह से मैं और अतुल हम लोग एडजस्ट कर पाते हैं। और एक चीज़ है जो हमने तय की बिकॉज ऑफ आवर प्रोफेशन, कि हमने तय किया कि हम बच्चे नहीं करेंगे जी। तो वो भी एक उसके वजह से भी थोड़ा आसानी हो जाती है क्योंकि अगर मैं श्योर बच्चे होते तो हम ये नहीं कर पाते काम। हाँ करते, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लगता बीच में, कुछ मन कहीं और रहता, काम कुछ और कर रहे होते। लेकिन ये हमने डिसाइड किया, चूंकि आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं ज़िंदगी में, कि जिसके वजह से आपको क्या प्रायोरिटी देनी उस हिसाब से। एंड आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज मैं आज अपने गांव में एक 20-25 बच्चों के साथ काम करती हूँ। अच्छा। उनको नाटक सिखाती हूँ, उनके लिए वर्कशॉप्स लेती हूँ, तो ये मैं काम कर पा रही हूँ वो 20-25 बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं हैं, नहीं तो मेरा पूरा रिसोर्स जो लगता था वो मेरे बच्चों के पीछे लगता। तो बिल्कुल सही बात है, वो 1 या 2 बच्चे के पीछे लगता, आप 25 बच्चों के पीछे उस रिसोर्सेस को लगा रही हैं। बहुत बड़ी बात है, ये इतना विशाल हृदय होना बड़ा मुश्किल काम है। आपने जैसे कहा कि गांव में कर रही हैं, तो आप तो मुंबई में हैं, कैसे आपने उसका चयन किया, या कैसे इस तरह से आपने काम किया? क्या हुआ कि जब मैं और अतुल काम कर रहे थे नाटकों में, फिल्मों में, तो हमको लगा कि ये हमारी हॉबी जो है वो अब हमारा प्रोफेशन बन गई है जी। और ये प्रोफेशन ऐसा है कि आप हमेशा पार्टीज में जा सकते हो, आपको उसी किस्म के लोग दिखते हैं, वही किस्म के लोग, हमेशा ये काम मिला, वही काम मिला, वही बातें। और फॉर्चुनेटली हम दोनों ऐसे नहीं हैं जो कहते हैं कि आप सपनों की दुनिया में हाँ मतलब मजा ले रहे हैं इसका जी। तो हमको चाहिए था कि नहीं, हम कुछ और काम करें, तो हमने एजुकेशन फील्ड में काम करना शुरू किया। एक बहुत ही बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, उनके नीलेश निमकर, उनके साथ काम करना शुरू किया और 12-13 साल तक हम उनके साथ काम करते रहे। अच्छा। हमने एक संस्था में काम करना शुरू किया, जो जहाँ वहीं पे हमने घर बनाया, उसी गांव में, सोनाड़ा नाम का गांव है पालघर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे जी। मैं हर हफ्ते वहाँ जाती हूँ। क्या बात। और पहले तो हमारा घर नहीं था, तो हम गांव में लोगों के घर में रहते थे, फिर धीरे धीरे हमने एक जगह ली, फिर वहाँ पे घर बनाया। अब वहाँ पे बच्चों के वर्कशॉप्स होते हैं, काफ़ी लोग आर्टिस्ट आते हैं वहाँ पे काम करते हैं, गांव के महिलाओं के साथ भी थोड़ा बहुत काम करते हैं हम लोग। तो ऐसे छोटा छोटा कुछ काम कर रहे हैं। और वो संस्था में हम एजुकेशन में काम करते थे। अभी मैं उस संस्था से नहीं जुड़ी हूँ, जिसमें हमने 12 साल काम किया, मैंने भी और अतुल ने भी। और हमने पूरे महाराष्ट्र में उसके जो क्या प्रोग्राम्स है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और उसमें हमारा काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। और एक मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम उसमें किया, जिसके लिए आई फील वेरी प्राउड अबाउट माई सेल्फ। उसका नाम था गोष्ठ रंग, जिसमें हम बच्चों के लिए नाटक तैयार करते थे। अच्छा। और 100 शोज होते थे उसके आदिवासी स्कूल्स में। अरे वाह। और अभी भी वो कार्यक्रम चल रहा है। मैं अब उसका भाग नहीं हूँ, मैंने 5 साल वो उसके लिए फंड्स क्रिएट किए, लोगों को बुलाया, बच्चों को सिखाया, यंग एक्टर्स को सिखाया, उनको फेलोशिप दी, उन्होंने शोज किए। तो वो एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए मुझे लगता है जो मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने दिया वो मैं थोड़ा बहुत छोटे एक लेवल पे मैं यंग एक्टर्स को वो एक्सपीरियंस दे सकी और बच्चों तक वो नाटक पहुंचा सकी। क्या बात है, ये बहुत बड़ा काम आपने किया कि मतलब जो आपको समाज से मिला वो आपने थोड़ा बहुत समाज को दिया।
काफ़ी कुछ कह सकते हैं, ये आप कह रही हैं कि थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत बड़ी बात है क्योंकि आमतौर पर हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं कि हमें समाज को क्या देना है ये हम भूल जाते हैं। आगे क्या आपकी योजना है करने की? एक तो मुझे लगता है मैं एक्टिंग छोड़ नहीं पाऊंगी कभी। नहीं नहीं, छोड़ने के कह नहीं रहे, और हमारे जो श्रोता हैं इस बात से दुखी भी हो जाएंगे अगर आप कहेंगे कि एक्टिंग छोड़ना है। तो और थिएटर कभी नहीं छोड़ पाऊंगी। अभी जी। भी मैं एक शो करती हूँ लावणी के रंग नाम का, क्या बात? जिसमें ट्रेडिशनल लावणी आर्टिस्ट्स हैं, जी। वो लावणी परफॉर्म करती हैं और मैं उस शो को होस्ट करती हूँ एज अ लावणी डांसर। तो मैं कहानी बताती हूँ लावणी की, लावणी के लोग कहाँ से आते हैं, किस क्लास से आते हैं, उनका सब सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, जी। किस प्रकार की लावणी होती है, अलग अलग प्रकार की लावणी होती है, बैठकीची लावणी होती है, नाच करने वाली लावणी होती है, मॉडर्न लावणीज होती हैं, आजकल पुरुष भी लावणी करने लगे हैं क्रॉस ड्रेसिंग करके। तो ये सब हम लावणी के बारे में क्या क्या उसमें जानकारी उतार देती हैं चढ़ाव पूरी। आए, अलग अलग प्रकार की जो लावणियाँ हैं, जो नया आजकल का ट्रेंड है बैनर शो का, उसके बारे में बताते हैं। तो लावणी के बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं कहानी और के रूप में, परफॉर्मेंस भी। और परफॉर्मेंसेस जो करती हैं वो ट्रेडिशनल लावणी डांसेस है। जैसे हमारे शो में शकुंतलाबाई नगरकर बहुत बड़ी लावणी आर्टिस्ट हैं, वो शो करती हैं, वो लावणी परफॉर्म करती हैं, जिनको संगीत नाटक अवार्ड दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। तो वो डांस भी करती हैं, लोगों से बातचीत भी करती हैं थोड़ा बहुत, और बहुत मज़ा आता है वो। तो वो एक काम कर रही हूँ अभी, तो उसमें बहुत मज़ा आ रहा है। कला के लिए ये भी कर रही हैं। हाँ। तो नाटक नहीं कभी छोड़ पाऊंगी, और एक्टिंग तो कभी भी नहीं छोड़ पाऊंगी। नहीं, आप ऐसे ही करती रहें। और क्या आप सोचती हैं कि जैसे कि आप हिंदी में कर रही हैं काम, किसी और भाषा के लिए भी आप करना चाहेंगी? कुछ और सपना है कि हाँ यहाँ करें, या किसी खास डायरेक्टर के साथ काम करने की किसी ख्वाहिश रहती है, किसी खास हीरो के साथ? एक तो क्या कहते हैं ना, ये जो एक्टर्स आर वेरी ग्रीडी, वो सब करना चाहते हैं। मैं एक एसमीज फिल्म करना चाहती हूँ रीमा दास के साथ। रीमा दास एक बहुत ही अलग स्टोरी टेलर है, मुझे लगता है। बुलबुल कैन सिंग, विलेज रॉकस्टार, ये उनकी फिल्में हैं जिसको नेशनल अवार्ड मिले हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। उनका जो कहानी बताने का तरीका है वो बहुत अलग है, तो मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत ही ख्वाहिश है। और मैं इंटरनेशनल काम करना चाहती हूँ। मुझे बहुत लगता है कि अगर आप जब बाहर के देशों में जाके अलग माहौल में जाके काम करो तो आप बहुत ग्रो हो सकते हो एज एन आर्टिस्ट, बहुत कुछ मिलता है। राइट। तो उनका तरीका काम करने का अलग होता है, देखने का तरीका अलग होता है। तो मुझे वो भी एक इच्छा है कि मैं ऐसा कुछ काम कर सकूँ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कलाकार जो है उसके में कहीं ना कहीं लालच रहती है, और कला सीखने के लिए और ख़ास तौर से कुछ भी सीखने की अगर लालसा है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, काबिल तारीफ़ है। और बहुत अलग तरीके की आपकी सोच है और बहुत अलग तरीके की आपकी रुचि है। तो हमारे श्रोता भी समझ गए होंगे कि कैसे आप बहुत सेलेक्टेड सीरियल आपने किए, बहुत ही कम जगहों पर फिल्मों में भी आपने काम किया क्योंकि आप बहुत चूज़ी हैं। बहुत अच्छी बात है कि कला को आप इतना समय दे रही हैं, उसके साथ साथ बच्चों को भी सिखाया आपने। कुछ और ख़ास आपको डायलॉग पसंद है पिया बहुरूपिया का, सुनाएंगे आप? पिया भैरूपिया का एक गाना है, ज़रूर ज़रूर, जिसमें वो जो मैंने जो कहा कि वायोला सिजेरियो जो है वो विरह में है, और वो एक गाना गाती है जो अपना ट्रेडिशनल सॉन्ग है। चौक पुराओ माटी लगाओ, आज मोरे पिया घर आवेंगे, खबर सुनाऊं जो खुशी रे बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी, अरे कोई काजल लाओरी, मुँहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मुरे पिया घर आवेंगे। वाह, बहुत सुंदर। अभी भी रियाज करती हैं आजकल? हाँ हाँ हाँ, वाह। मुझे क्या कहते हैं ना, अ वेरी क्यूरियस लर्नर, तो मुझे रियाज करना, अपनी लाइंस रिपीट करना, बोलना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब भी वक्त मिलता है तो मैं
रियाज, एक्सरसाइजेस रोज करती हूँ। एक्सरसाइजेस तो करती हैं तभी आप इतनी फिट हैं अभी तक। नाटक में करना भी पड़ता है क्योंकि मैंने जैसे पता है मैं 16 साल के लड़के का रोल करती हूँ, जी, तो मुझे जंप करना है, गाना है, बैठना है, उठना है, नाचना है, सब करना है, तो वो सब करते करते मैं गाती हूँ, तो मुझे इतना फिट तो रहना ही पड़ता है। पड़ता है। तो भाई श्रोताओं, ये समझ जाइए कि बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता, और इस दुनिया में सिर्फ नाम नाम नहीं है, शोहरत शोहरत नहीं है, उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है। गीतांजलि जी, ये बताइए कि बाकी इसके अलावा और क्या शौक हैं आपके? ये इसमें ही मुश्किल बहुत समय चला जाता है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत गार्डनिंग करती हूँ। मतलब मेरे गांव में जो जगह है वहाँ पे सब्जियाँ, थोड़ा बहुत धान ऐसे उगाते हैं, तो उसके लिए अच्छा। क्या क्या करना पड़ता है सब वो सीखती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ। लोग भी हैं काफ़ी सारे मदद करने के लिए। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है जो मेरे लिए बहुत मेडिटेटिव है, वो है साफ़ सफाई। क्या बात है। मुझे साफ़ सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं घर में जब होती हूँ तब एक एक कैबिनेट लेती हूँ, क्लीन करते रहती हूँ। इसमें एक बहुत बड़ी एक ऐसे एज अ जोक मैं बताना चाहूँगी, मैं और मेरी कुक हम एक साफ कर रहे थे एक कैबिनेट, और तभी एक हमारे प्रोड्यूसर है संजय करके, उनका फ़ोन आया, मुक्ति भवन के प्रोड्यूसर हैं, और वो वेनिस पे रेड कारपेट चल रहे थे, और उन्होंने कॉल किया मुझे। अच्छा। और उन्होंने कहा गीतांजलि, वी आर ऑन द रेड कार्पेट, मुक्ति भवन इज गोइंग टू बी स्क्रीन नाउ, प्रीमियर्ड एट वेनिस। मैंने कहा हाँ हाँ आप जाओ वहाँ पे, मैं यहाँ पे अपना किचन क्लीन कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जस्ट लव क्लीनिंग द हाउस, और ना सजाना और ये सब करना। कुकिंग इतना अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता, नहीं। रसोई घर के बाहर सब चीज़ें अच्छी हाँ, लगती हैं। हाँ। मुक्ति भवन की बात आई तो मुक्ति भवन का क्या अनुभव रहा आपका? बहुत ही सुंदर अनुभव था। हम बनारस में थे 15 दिन, जी, और इतनी खूबसूरत कहानी थी। शुभाशीष जो हमारे डायरेक्टर थे, 25 साल का लड़का था जिन्होंने कहानी लिखी थी, और तभी मेरे पिताजी गुजर गए थे उसी समय। और जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी तो आई वाज सो इमोशनल, और मुझे लगा कि ये इसीलिए मेरे पास स्क्रिप्ट आई है, और मैंने वो फिल्म की। और शुभाशीष को, वो 25 साल का है, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं उनके बारे में उसका जो कंपैशन है, वो जिस तरह से उनको समझता है, वो अलग ही है। और वो रोल करते समय मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि आदिल मेरे साथ थे, और आदिल इज़ माई सीनियर फ्रॉम NSD, बहुत ही मंझे हुए कलाकार। जी, और बिल्कुल। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है एक्टिंग की, जो समझ है, सिनेमा का जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही आर्टिस्टिक है। और वो कोलैबोरेशन में काम करते हैं। वो जिस तरह से हमारा एक गिव एंड टेक हुआ एज एन आर्टिस्ट, वो इतना बढ़िया था कि मुझे अरे ये हो गया, ये सीन हमने ऐसे किया, ऐसे समझ में भी नहीं आ रहा था। इतनी जी। खूबसूरत तरीके से वो को एक्टर्स के साथ काम करते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, बन जाती बहुत है। ही बढ़िया, बहुत। एंड द होल क्रेडिट गोज टू हिम, क्योंकि मेरी तो दूसरी फिल्म थी तब। मुझे बहुत सीखने को मिला आदिल से, क्योंकि वो जिस तरह से वो जो स्पेस होती है, जो शूटिंग का हमारा जो जगह हम तैयार करते हैं, उस वो जो जिस तरह से डील करते हैं ना, कैसे उसके जो डायनेमिक्स है, कहाँ से आना है, कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, किस बीट पे आना है, किस बीट पे खड़े होना है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं। आप बराबर सीखने की बात कर रही हैं, खुद बहुत मैच्योर आर्टिस्ट हैं। कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये हमें अनावश्यक रूप से सिखा रहे हैं, भाई हम कर लेंगे अपने ढंग से? कभी ऐसा नहीं लगता आपको? कभी कभी लगता है, मतलब क्या हो जाता है कभी कभी कि जो बहुत यंग लोग आते हैं, जी, बहुत बार उनकी वो ग्राउंडिंग नहीं होता है, वो सीखते नहीं है। जो लोग सीख कर नहीं आते हैं ना, नॉट नेसेसरीली इन अ फॉर्मल स्कूल, जो लोग सीख कर नहीं आते हैं, वो दिख जाता है। जी, फिर मुझे बहुत बुरा लगता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, आपने सीखा नहीं है तो ठीक है, लेकिन आपको एटलीस्ट हम्बल तो होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। स्पेशली यंग एक्टर्स जो होते हैं, उनमें बिल्कुल कभी कभी पेशेंस नहीं होता, और आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरी है, वो टेम्परमेंट ज़रूरी है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी इतनी जल्दी मिल गई ज़िंदगी में, तो उसका आपने फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं टीचर हूँ, मैं सबको सिखाती हूँ सेट पे। तो मैं बताती हूँ कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे सबकी क्लास लेती हूँ मैं। और थोड़ा बहुत डरते भी है मेरी उम्र के वजह से, तो सुनते भी हैं। जी। तो मैं बहुत बार डांट देती हूँ लोगों को। मैं बहुत डिसिप्लिन्ड, और उसके वजह से बहुत लोग परेशान होते हैं मेरी वजह से। अभी मैं काफ़ी रिलैक्स्ड हूँ, लेकिन पहले नाटक में तो मेरे दोस्त होते थे, बाप रे, बहुत मुझे परेशान करते थे कि तू, मतलब मैं बहुत